हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो विजर IAS मेंस 365 का है। जो पॉलिटी का जो है, हम लोग पॉलिटी और गवर्नेंस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और जिन लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो है दिया है और जिनको लगता है कि वो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, आपने जो भी मार्क्स दिया हो या आपको थोड़ा भी तो आपको अपना आइडिया होगा कि आप कितना करके आए हैं और कितना जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी थोड़ी सी बात करेंगे बाद में। पहले जो है इसको देख लेते थे। इसका पहला वीडियो जो है मैंने आपको डाल दिया है, तो वहां से जाकर जो है वो पहले ही बहुत पहले डाला जा चुका था। तो वहां से आप देख सकते हैं। इसका जो है सेकंड जो है वीडियो मैं ये बना रहा हूं, जिसमें आपको पॉलिटी का जो मेंस 365 में जो सेकंड टॉपिक है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। आपके पॉलिटी सेक्शन के लिए जो है आगे एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो विजन आईएएस का है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ अवेलेबल है। और आपको नेट पर जो है वहां से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हो, और यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको ये वीडियो बनाया हूँ। ये पॉलिटी का है। इस तरह से जो जितने भी आपको सब्जेक्ट है, एथिक्स है, सोशल सिक्योरिटी है, सोशल इश्यूज है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सारे वीडियोस जो है मैं डेली लेकर आऊंगा। आज से ये एक एक टॉपिक लेकर आऊंगा सभी का, और वहां से जो है आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा। तो ये जो है आपको इंग्लिश में है और बाइलिंगुअल जो है यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी। इंग्लिश में है लेकिन मैं इसको हिंदी में भी आपको समझा दूंगा, ताकि जो भी अगर दूसरे बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनको भी ये समझ में आ जाए। तो और कट ऑफ की बात थोड़ा सा लास्ट में करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो पहला जो था वो था बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। जो केशवानंद भारती से लेकर जो है वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी पहले। जो पहले इसमें अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नाइन्थ शेड्यूल के बारे में, जो है अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाइन्थ शेड्यूल जो है दोस्तों, ये ऐसा शेड्यूल है जिसको जो है सबसे पहले अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में। और ये जो है इसमें आप जो भी चीजें इसमें लॉ इसमें रख दिया जाता था, तो ये क्या होता था कि ये जुडिशियल रिव्यू से जो है वो इसको जुडिशियल रिव्यू इसका नहीं हो सकता था। अब इस पे कोई भी जो है आप इसको लेकर जो है, अगर आपका राइट वायोलेट होता है तो आप इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे। ये इस तरह का जो है नाइन्थ शेड्यूल यहाँ पर लाया गया है। तो देखते हैं, ये बहुत सारे प्रोविजन था उस वक्त लैंड रिफॉर्म को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, जिसको गवर्नमेंट को हर्डल्स हो रहा था, बाधाएं आ रही थी, जिसकी वजह से ये नाइन्थ शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो अभी जो क्या किया है कि रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज अर्ज्ड प्राइम मिनिस्टर टू इनलिस्ट द अमेंड reservation provisions of a state which provides for 76% reservation in ninth schedule। मतलब क्या है कि उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, भूपेश बघेल, उन्होंने मोदी जी से ये रिक्वेस्ट किया था कि ये जो रिजर्वेशन का जो 76% जो क्राइटेरिया वाला जो है, इसको नाइन्थ शेड्यूल में रख दीजिए। 36% छत्तीसगढ़ में जो है रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने ये ऐसा किया था, ताकि अगर उसमें रख दिया जाएगा तो इसका जो है जुडिशियल रिव्यू से वो पड़े रहेगा। ऐसे जुडिशियल रिव्यू अब हो सकता है लॉज का, क्योंकि केशवानंद भारती के बाद से जो है जो भी लॉज आएंगे, जो भी एक्ट बनेगा, उसका जो है जुडिशियल रिव्यू चाहे आप नाइन्थ शेड्यूल में रख दो या कहीं भी रख दो, हो सकता है। लेकिन अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट करेगा तो उसको ये कर दिया जाएगा नल एंड वॉइड। लेकिन ये गवर्नमेंट से ये अर्ज किया गया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जो इंपॉर्टेंट चीज देखना है वो नाइन्थ शेड्यूल के बारे में देखना है, मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज। तो अबाउट नाइन्थ शेड्यूल कहता है कि इसमें क्या है, सेंटर और स्टेट का जो है लॉज है जो कि चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट में, विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड इफ इट्स वायोलेटिंग द बेस फंडामेंटल राइट। और जो है तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। वी नो दैट फंडामेंटल राइट इज इनफोर्सिएबल जस्टिसेबल इन द लॉज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जस्टिसेबल है। अगर आपका वायोलेट होता है तो आप जाकर कोर्ट में उसको आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जो है उसको आपका जो है ये करवाएगा, आपका लागू करवाएगा। तो ये जो है आपको जस्टिसिएबल है। लेकिन अगर नाइन्थ शेड्यूल में कोई चीज चला गया तो वो आपका जुडिशियल रिव्यू से परे हो जाएगा। So it was added by first Constitutional Amendment Act 1951 by inserting new Article 31B जो है ऐड किया गया था। अभी मैंने बताया कि पहला ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया। असल में होता क्या था कि ज्यादातर ये नाइन्थ शेड्यूल लाया गया था लैंड रिफॉर्म को लेकर। गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंट काम करने जाती थी तो लोग क्या कहते थे कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 31 जो है वो क्या कहता है, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में था, जो कि अब हटा दिया गया है। किससे? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटाकर इसको लीगल राइट बना दिया गया। 300 आर्टिकल 300A में जो है आपको मिलेगा ये आपको राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसको हटा दिया गया है, जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने हटा दिया था। लेकिन उस वक्त क्या था कि उस वक्त
ये फंडामेंटल राइट था, तो आप किसी की जमीन आ गई, डेवलपमेंट काम चल रहा है, गवर्नमेंट का हाईवे बन रहा है, अब ये जमीन आप ले नहीं सकते हैं, आपको चला जाते थे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे ऑर्डर लगा देगा। अब लोगों को परेशानी होना शुरू हो गया, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का काम नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी चीजें थी लैंड रिफॉर्म को लेकर, ज्यादा से इसमें ये था, तो मोस्टली इसको बनाया ही गया था लैंड रिफॉर्म को लेकर। लेकिन बाद में इसमें धीरे धीरे और भी चीजें लोगों ने अपने सहूलत के हिसाब से, मतलब नेताओं ने, गवर्नमेंट ने अपने सहूलत के हिसाब से इसमें चीजें ऐड करनी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसमें चीजें रखनी शुरू कर दी ताकि वो जुडिशियल रिव्यू से परे रहे, उस पर जुडिशियल रिव्यू लागू न हो। तो आर्टिकल 31 बी स्टेट दैट नन ऑफ द एक्ट्स और रेगुलेशन मेंशन्ड इन 9th शेड्यूल शैल बी कंसीडर्ड टू बी वाइड ऑन ग्राउंड दैट दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी राइट। तो यही कह रहा है कि आर्टिकल 31 भी यही कहता है कि कोई भी एक्ट्स या रेगुलेशन जो है अगर 9th शेड्यूल में मेंशन है तो वो जो है वाइड नहीं डिक्लेयर होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट और एनी ऑफ द राइट, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है इनकंसिस्टेंट है या वायोलेट कर रहा है आपके राइट को, तो वो तब भी वाइड नहीं होगा। आर्टिकल 31B is retrospective in nature and currently there are 284 Act laws under schedule of which most are related to agriculture and land laws। तो ये retrospective in nature भी है और अभी करंटली जो है लगभग 284 एक्ट और लॉ जो है इसके इस शेड्यूल में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका कुछ क्रिटिसिज्म है 9th शेड्यूल का, और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा चीजें आप बना के उसमें रख देंगे और उसका जुडिशियल रिव्यू ना हो तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम करने लगी थी। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म कहते हैं कि अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिक राइट है जो कि सभी सिटीजन को अवेलेबल है। 9th शेड्यूल प्रोवाइड्स कंप्लीट ब्लैंकेट प्रोटेक्शन टू सेंटर एंड स्टेट लॉज दस हिंडरिंग फंडामेंटल राइट गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरी तरह से जो है प्रोटेक्शन देता है 9th शेड्यूल, और आपके फंडामेंटल राइट अगर वायोलेट भी होते हैं उससे तो क्या है कि जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो जुडिशियरी जो है आपका गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी जो है आपका गारंटी नहीं हो पाती है। अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू का जो है कोर्ट के पास जो पावर है, इट डिप्राइव द कोर्ट्स ऑफ पावर टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एक्ट। तो एक्ट का जो है कि किस तरह का एक्ट है, कैसा एक्ट है, सही है गलत है, तो इसको जो है जुडिशियल रिव्यू के पावर के कोर्ट को खत्म कर देता है। In L. Chandra Kumar case 1997, Supreme Court affirmed that power of judicial review vested in High Court under Article 226 and Supreme Court under Article 32 is an essential feature of the Constitution। तो एल चंद्रा कुमार केस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जो कि रिट इशू करता है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, ये एक बहुत एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। आर्टिकल 32 को जो है भीमराव अंबेडकर जी ने कहा भी था सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपको ये फंडामेंटल राइट को जो है क्या करता है, इसको जो है आपको आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। अगर फंडामेंटल राइट आपके पास दे दिया है लेकिन उसको इंप्लीमेंट ही ना हो तो उस वो राइट किस काम का। तो ये आर्टिकल 32 और 226 जो आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, इंप्लीमेंट करता है, ताकि आपका राइट वायोलेट ना कर सके कोई भी गवर्नमेंट हो। outlive its utility. Primary aim of including 9th schedule was to safeguard land reform laws from judicial scrutiny and delays. However, over time it has expanded to encompass laws unrelated to land reforms, fundamental right and DPSP। तो अब जो है इसका जो है यूटिलिटी, उस टाइम में क्या प्राइमरी एम क्या था कि लैंड रिफॉर्म के लिए लाया गया था कि जुडिशियल रिव्यू से, जुडिशियल स्क्रूटनी से बचा रहे। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, बहुत सारी चीजें जो है इसमें अनरिलेटेड टू लैंड जो है उसके डीपीएसपी से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड चीजों को इसमें ऐड कर दिया गया। अपने अपने सहूलत के हिसाब से गवर्नमेंट ने ऐड करना शुरू कर दिया। Tool to realize political gains. Since its inception, 9th schedule has continuously expanded and currently encompasses 287 acts, leading to demand for including more laws to shield them from constitutional scrutiny। तो ये जो है एक शील्ड बन गया है पॉलिटिकल, जो है पॉलिटिकल गेन्स के लिए भी लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पावर जो है इसको अपने तरफ इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको जो है पॉलिटिकल फेवर मिलता रहे। फॉर इंस्टांस तमिलनाडु लॉ ग्रांटिंग 69% रिजर्वेशन इज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल। तो ये जो है इसमें ऐड कर दिया है तमिलनाडु ने। अब इससे क्या होगा कि अब इस जुडिशियल रिव्यू नहीं हो रहा है, अब 69% रिजर्वेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, अभी 76 को ऐड कर देंगे तो लोगों को जो है आप रिजर्वेशन ठीक है लेकिन कितना देना है ये ज्यादा जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने उसी हिसाब से कुछ चीजें बनाया है। यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है, जैसे बमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में
क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज मेड बिफोर 24 अप्रैल 1973 इज वैलिड एज पर केशवानंद भारती जजमेंटल एंड इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो हम लोगों को पता है 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व होकर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है किसी भी चीज में चेंज कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकती है, बट दे कैन नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी ने कहा है कि जो भी चीजें इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 24 अप्रैल 1973 से पहले ऐड किया गया है उसका तो हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जो भी चीजें 9th शेड्यूल में ऐड हो गई या हुई है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। नेक्स्ट केस है आयर कोयलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रूल दैट 9th शेड्यूल कैन नॉट बी चैलेंज्ड फॉर वायोलेटिंग फंडामेंटल राइट्स बट कैन बी चैलेंज्ड फॉर वायोलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा था कि 9th शेड्यूल जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है, लेकिन उसको चैलेंज किया जा सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट करता है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये अभी तक कोर्ट ने बताया नहीं है, वो टाइम टाइम पर कुछ चीजों को उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, जैसे कि सॉवरेन है इंडिया, इंडिया फेडरल सिस्टम है, वो जो है यूनियन ऑफ इंडिया जो है, तो उस तरह का चीजें जो है वो सब जो है आपको, तो बेसिक स्ट्रक्चर को, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको वायोलेट नहीं किया जा सकता है इन सब चीजों को, लेकिन फंडामेंटल राइट को वायोलेट किया जा सकता है, ऐसा बात इसमें कहा गया। कंक्लूजन क्या है, फ्रॉम इट्स इंसेप्शन 9th शेड्यूल वाज पुट अप एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस टू सेफगार्ड लैंड रिफॉर्म लॉज। तो वही था, लैंड रिफॉर्म लॉज के लिए जो है इसको लाया गया था। द प्रोविजन वेयर सिग्निफिकेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने बताया क्यों सिग्निफिकेंट था, क्योंकि उस वक्त डेवलपमेंट जरूरी था, देश का डेवलपमेंट जरूरी था और गवर्नमेंट को बहुत हडल्स, बहुत बाधाएं आ रही थी। बट हिस्टोरिकल फंक्शनिंग ऑफ दिस प्रोविजन रिवील दैट इट हैज वर्क टू इट्स एग्जॉस्शन एंड दिस नेसेसिटीज अ रीलुक इनटू इट्स रिक्वायरमेंट। तो सही बात है, हर चीज का एक वक्त होता है, धीरे धीरे कोई भी चीज उसके वक्त के हिसाब से वो चेंज होना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि इसमें आप कुछ चेंज की जरूरत है, इसको खत्म कर देना चाहिए, या फिर कोई और इसमें कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ अलग चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें माइंड में रखना चाहिए। तो ये जो है हमारा था पहला, जो सेकंड जो था इसका 9th शेड्यूल के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। होप आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं जो प्रीलिम्स अभी हुआ है यूपीएससी 2024 की है, तो उसमें जो है क्या कट ऑफ जा सकता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि वो जो एग्जामिनेशन था थोड़ा क्वेश्चन लेवल ठीक था, मतलब जो भी स्टूडेंट पढ़ कर गए होंगे तो उनको ये फील नहीं होगा कि मेरा पढ़ा हुआ बेकार चला गया, जो पढ़ कर गए हैं। हाँ, कुछ पोर्शंस का जो है वेटेज ज़्यादा था, जैसे कि पॉलिटी और आईआर जो है करंट अफेयर अगर लेके चलते हैं तो लगभग 34-35 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर आप लक्ष्मीकांत वगैरह भी पढ़ के गए हैं सही से तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेते, और एडिटोरियल वगैरह करंट अफेयर से आप अगर थोड़ा सा भी टच में रहे हो जो भी टॉपिक, तो वो आप कर सकते थे, मतलब दैट इज डुएबल था, कि मतलब करने वाला था। तो उस हिसाब से हम अगर देखते हैं हिस्ट्री वगैरह का जो है कम था अपने अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से अगर कटअप देखते हैं तो पिछली बार जो कटअप गया था काफी टफ था एग्जामिनेशन, तो 75.4 कटअप था। उसके बाद 88, 87, 2019 वगैरह में 98 चला गया था। तो क्योंकि क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से जो है कट ऑफ आगे पीछे होता रहता है। तो जहां तक इस बार जो है अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात अगर करते हैं कि क्या जा सकता है इस बार कट ऑफ, तो मेरे हिसाब से जो है वो कट ऑफ जा सकता है 95 के अराउंड, प्लस माइनस से 2 कर लीजिएगा, इसमें 1-2 हो सकता है। 95 94 जो भी हो, ये कट ऑफ जो है मुझे लगता है 95 से 98 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा। तो ये मेरा अनुमान है, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि कितना जा सकता है, आपका कैसा जो है एक्सपीरियंस रहा एग्जामिनेशन देने के बाद। सो आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।